देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल के हो चुके हैं। उनके जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आपको बता दें 3 हफ्ते तक अलग अलग राज्यों में उत्सव मना रही है। कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन है। 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा के संचालन में मदद करने के बाद पार्टी में उनका कद बढ़ता चला गया। उसके बाद ये सफर रुका नहीं। अपने प्रिय नेता और पार्टी के मुख्य चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी खास उत्साह के साथ मना रही है। पार्टी 3 हफ्ते तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत पूरे देश में सार्वजनिक जीवन में उनके 20 साल पूरे होने का उत्सव मना रही है। समारोह का सिलसिला लंबा चलेगा। ये कार्यक्रम आज से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेंगे। किसी भी नेता से नरेंद्र मोदी की तुलना की ही नहीं जा सकती। पहले के मुख्यमंत्री से लेकर अब तक सभी प्रधानमंत्री से वो अलग हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए 7 साल में कभी उनके जन्मदिन का कार्यक्रम इस तरह से नहीं मनाया गया जैसा कि इस बार मनाया जा रहा है। गुजरात के वडनगर में जन्मे मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ। 1972 में आरएसएस से जुड़कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1987 में बीजेपी से जुड़ गए। 2001 में पहली बार गुजरात के सीएम बने। फिर आया साल 2013। बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। साल 2014 के बाद साल 2019 में दोबारा पीएम बने। 20 मई 2014 को दुनिया ने पीएम मोदी के मूल्यों का एक उदाहरण देखा। जबरदस्त जनाधार के साथ जब वो पहली बार संसद भवन पहुंचे तो लोकतंत्र के मंदिर का सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया, सीढ़ियों को चूमा। ये क्षण अद्भुत था जिसे देखकर काफी लोग भावुक हुए और पीएम मोदी की तारीफ भी की गई। साल 2019 में कुछ ऐसा ही नजारा देखा गया। बीजेपी और एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने संसद के सेंट्रल हॉल में संबोधित किया, लेकिन इससे पहले उन्होंने भारतीय संविधान के आगे शीश नवाया। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तब अमेरिकी थिंक टैंक ने कहा था कि नए अमेरिकी राष्ट्रपति को 100 दिन के अंदर पीएम मोदी से मिलना चाहिए। पीएम होने के बाद भी नरेंद्र मोदी हमेशा छोटी छोटी बातों का ध्यान भी रखते थे। नरेंद्र मोदी अपनी हर कामयाबी के बाद मां का आशीर्वाद लेते थे। साल 2019 में जब देश ने उन्हें दोबारा पीएम पद के लिए चुना तो शपथ ग्रहण से पहले मां से मिलने गुजरात गए। पीएम मोदी का व्यक्तित्व सिखाता है कि हर स्थिति परिस्थिति में देश और देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान जरूरी है। पीएम मोदी ने साबित किया है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, लक्ष्य बड़ा है। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है कि आप चाहे जितने भी बड़े पद पर हों, मानवता को हमेशा याद रखें। उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। पीएम मोदी ने अपने कामों से साबित किया है कि उनके परिवार से बढ़कर देश है। अगर कोई त्योहार होता है तो भी पीएम मोदी अपने घर के बजाय उन लोगों के साथ रहते हैं जो देश के लिए अपना जी जान लगाए हुए हैं। पीएम मोदी केवल बड़ों को ही प्रभावित नहीं करते बल्कि बच्चों में भी उनका क्रेज है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने पब्लिक रैली से लेकर किसी देश के प्रतिनिधि से मिलने के दौरान हमेशा ये साबित किया है कि दोस्तों से मुलाकात के लिए प्रोटोकॉल तोड़ने में हिचकते नहीं हैं। बराक ओबामा से मुलाकात के दौरान ऐसा ही हुआ था। इसके अलावा सितंबर 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का अहमदाबाद में स्वागत करना हो, नवंबर 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका के साथ हैदराबाद में डिनर हो, या फिर जनवरी 2018 में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का दिल्ली हवाई अड्डे पर स्वागत करना हो, हर बार उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर मुलाकात की। बेशक पार्टी और कार्यकर्ता पीएम का जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हों, लेकिन पीएम अपने 71वें जन्मदिन पर आम दिनों की तरह व्यस्त दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही 71 साल के हो गए हों, उनका जन्मदिन हो, लेकिन वो इस दिन को खास तरीके से नहीं मना रहे। आम दिनों की तरह वो अपनी दिनचर्या में व्यस्त हैं, अपने कामों को निपटा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उनके लिए ये दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और प्रदेश भाजपा की तरफ से अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कहीं रक्तदान शिविर तो कहीं कलश यात्रा। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हैं और साथ ही साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला से विधायक भी हमारे साथ हैं। उनसे भी जानेंगे। सर, आज प्रदेश भर में आपने कार्यक्रम आयोजित किए, क्या कुछ वो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर, और खासतौर से इस घर के अंदर कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर के क्या मकसद है?
देखिए, यहाँ के बहुत वर्षों तक मोदी जी को रहने का एक यहाँ स्थान रहा। 6 वर्षों तक उनको हरियाणा और उत्तर भारत का दायित्व रहा और उनका अधिकांश समय उस समय जब वो निवास करते थे तो इस स्थान पर निवास करते थे। और बड़े ग्रुप को बैठना होता था तो मुझे याद है रेड बिशप की बैठक, कटारिया जी आपको याद होगी। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे अनेक एक पंचकुला में इतनी स्मृतियाँ उनकी जुड़ी हुई हैं, इतनी हम सब की यादें जुड़ी हुई हैं उस यात्रा की, जो यात्रा अनेक वर्षों तक उनकी यहाँ रही। और हमारे तो उनके साथ इतने लंबे काम करने का अवसर है। आज मैं ये कहूँ कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी चाहे सरकार में है चाहे संगठन में है, सब मोदी जी की घड़ी हुई है। तो ऐसे अनेक चीज़ें उनके साथ हम सबको बैठकर सीखने का मौका मिला। तो आज का आयोजन विशेष तौर से हमने यहाँ रखा। आप बताइए, आप हवन करके यहाँ पर पहुँचे हैं, कलश यात्रा जो है वो की गई, 71 जो कलश हैं वो लेकर के आप यहाँ पर आए हैं, तमाम जो नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं। आज मुझे 25 साल पहले का वो दृश्य याद आ रहा है कि जब पंचकुला में आदरणीय मोदी जी प्रभारी के रूप में, मनोहर लाल जी संगठन मंत्री के रूप में और मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और आदरणीय धनखड़ जी हमारे महामंत्री के रूप में यहाँ पर थे और मुझे 99 में लोकसभा की टिकट मिली। तो 16 सेक्टर के अंदर किस प्रकार से रातों रात मोदी जी ने अभियान चलाया, क्योंकि मैं तो कुरुक्षेत्र जिले का कार्यकर्ता था, हरदौर से एमएलए बनता था और उनकी एक बैठक ने ही सारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर माहौल बदल दिया। और हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, हम जो है वो सेक्टर खोल रहे हैं। यहाँ पर खोले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर रहे और उनसे भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं उनसे भी बात करेंगे। आप एक भाजपा कार्यकर्ता के तौर पर भी थे, एक नेता के तौर पर भी थे और जब यहाँ प्रधानमंत्री जी रहते थे, क्योंकि आप पंचकुला से विधायक हैं, यहाँ पर लंबे समय तक आप रहे हैं, आपका आवास भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, आपका किस प्रकार का अनुभव रहा और आज जन्मदिन के दिन को क्या कहना? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता। वो कहा करते थे कि हमें पार्टी को एक गुलदस्ते की तरह, जैसे गुलदस्ते में सभी रंगों के फूल होते हैं, ऐसे पार्टी के अंदर सभी, चाहे वो वर्ग हैं, चाहे वो जाति हैं, चाहे वो क्षेत्र है, सभी तरह के लोग, अमीर गरीब जो है, हर कास्ट से संबंधित वो व्यक्ति पार्टी के अंदर जब जुड़ेंगे तब पार्टी खड़ी होगी। तो मैं समझता हूँ कि उसी का परिणाम था कि 5 साल के जब वो यहाँ रहे, चाहे वो हमारा चंडीगढ़ था, उस समय चंडीगढ़ प्रदेश का मैं अध्यक्ष था, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी, हिमाचल के अंदर भी, उसी समय ये सरकारें जो थी वो यहाँ इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी समय के बाद, लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर सरकारें बनी। आपका बात करने के लिए तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को बधाई दी जा रही है और किस प्रकार से अनुभव रहा पंचकुला और यहाँ भाजपा के कार्यकर्ताओं का, उसका भी जिक्र किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और प्रदेश में अलग अलग जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कहीं कलश यात्रा तो कहीं रक्तदान शिविर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आयोजित किए गए हैं। इस वक्त हम पंचकुला के अंदर हैं, जहां पर इसी प्रकार से एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो आयोजित किया गया है और इस ब्लड डोनेशन कैंप में भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो आम लोग हैं, उनकी तरफ से रक्त देने का काम यहां पर किया जा रहा है। अभी अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रवक्ता हैं कृष्ण ढुल हमारे साथ, उन्होंने भी अभी रक्तदान किया है। ढुल साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आज इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और रक्तदान के अलावा और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किया? आपने भी अभी रक्त दिया है। जी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का जो आज 71वां जन्म दिवस है, उसको न केवल हरियाणा अपितु पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष भी इस जन्मदिन को अपने तौर पर मना रहा है, बेरोजगारी दिवस के तौर पर। सोशल मीडिया पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है वो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, तो नीचे के तमाम 2-3 ट्रेंड जो हैं वो बेरोजगारी दिवस के तौर पर ट्रेंड कर रहे हैं।
इसको किस तरीके से देखते हैं? लोगों को इन तमाम चीज़ों का तोहफा जो है आज के दिन देना चाहिए था, जो रोजगार का वादा था वो पूरा नहीं हुआ, उसको लेकर के क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो शायद विपक्ष के पास मुद्दा बचा नहीं होता, और विपक्ष जो है वो घूम फिर के उन पुराने मुद्दों को लेकर के आता है जिनका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। तो सीधे तौर पर चाहे सत्ता पक्ष की बात की जाए, भाजपा की बात की जाए, वो अपने स्तर पर जो है जन्मदिन हर्षोल्लास से एक उत्सव के तौर पर बना रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर है तो कहीं कलश यात्रा है। ये आज पूरे प्रदेश में भाजपा की तरफ से देखने के लिए मिल रहा है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी इसे बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल ने प्रदर्शन करने का ऐलान दिल्ली में किया। इसी ऐलान को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क थी। हरियाणा से लगते दिल्ली सीमाओं को पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया गया, तो शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को भी वापस लौटना पड़ा। पंजाब में मुद्दों के सियासी बवंडर के बीच 3 कृषि कानूनों के विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी कर ली थी। शुक्रवार का दिन आया तो एक बार फिर से दिल्ली पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में एंटर नहीं होने दिया। दरअसल शिरोमणि अकाली दल ने यह प्रदर्शन कृषि कानूनों के लागू होने के 1 साल पूरे होने के मौके पर बुलाया था। ये पैदल मार्च गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब से संसद भवन तक निकाले जाने की पूरी प्लानिंग की गई है। हालांकि इस प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने पहले ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए थे, लेकिन वीरवार की रात को बहादुरगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने अकाली दल के कार्यकर्ताओं को रोक दिया था। जो बस में बैठ कर आया था उसे बस समेत वापस भेज दिया गया। जो गाड़ियों में सवार होकर आए थे उनकी गाड़ियों को भी पंजाब की तरफ वापस मोड़ दिया गया। और वहीं शुक्रवार की सुबह भी ठीक ऐसा ही नजारा था। इस प्रदर्शन से पहले पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया था। शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का इसके बाद बयान भी सामने आया। कहा गया कि पंजाबियों को दिल्ली में एंट्री करने से रोका जा रहा है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨੇਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, पर बहुत ही दुख की गल है कि इतने हिंदुस्तान दे विच डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं की रहेगी। इससे पहले अकाली दल की नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने भी ट्वीट कर यह दावा किया था कि पंजाबियों को दिल्ली में आने से रोका जा रहा है। हरसिमरत कौर बादल ने लिखा था कि पंजाबियों को दिल्ली में आने नहीं दिया जा रहा। पंजाब की रजिस्टर्ड कारों को टैग किया जा रहा है। रकाबगंज साहिब की घेराबंदी की जा रही है। किसान चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी आवाज सुनी जाए और हमें रोका न जाए। इससे पहले सुखबीर सिंह बादल दिल्ली पहुंच चुके थे। शिरोमणि अकाली दल विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई है। अब ऐसे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर पहले से जो तैयारी की गई थी, दिल्ली पुलिस ने उस पर थोड़ा तो पानी फेर दिया, लेकिन फिर भी शिरोमणि अकाली दल का यह प्रदर्शन हुआ। दिल्ली पुलिस ने धारा 144 लागू करने का भी फैसला किया था, लेकिन अब शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता और नेता केंद्र की मोदी सरकार को घेरते नजर आए। ये तक कहा गया है कि ये लोकतंत्र में आवाज दबाने का प्रयास किया गया है। शिरोमणि अकाली दल के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ से लगती राजधानी दिल्ली की तमाम सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करे कोई भरे कोई, कुछ ऐसा ही बहादुरगढ़ की सीमा से दिल्ली जाने वाले आम लोगों के साथ हो रहा है। शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली में पैदल मार्च करने की घोषणा क्या की, दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए। आनन फानन में वीरवार रात से ही बैरिकेडिंग कर अकाली दल के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से मना कर दिया गया, यानी कि दिल्ली में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं की एंट्री को बैन कर दिया गया। लेकिन शुक्रवार की सुबह होते ही दिल्ली पुलिस ने बहादुरगढ़ से लगते सभी छोटे बड़े रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया। बहादुरगढ़ के झाड़ोदा बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले सभी कच्चे पक्के रास्तों को भी सील कर दिया गया। झाड़ोदा बॉर्डर, निजामपुर बॉर्डर, सिद्दीपुर गांव, जौनली बॉर्डर, ये सब बंद कर दिए गए। दिल्ली पुलिस ने पंजाब से आने वाले वाहनों को रोककर वापस भेज दिया था।
पंजाब से आए शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने से रोकने के लिए ये सीमाएं सील की गई हैं। राजधानी दिल्ली में जाने वाले एकमात्र बहादुरगढ़ नजगवर रोड पर भारी संख्या में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए थे। साथ ही दिल्ली में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी। लेकिन पुलिस की इस चुस्त और मुस्तैद व्यवस्था का खामियाजा हर बार की तरह आम आदमी को ही भुगतना पड़ा, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम नौकरी पेशा करने वाले लोग अलग अलग रास्तों से दिल्ली में एंट्री करने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। हमेशा ये गुड़गांव वो भी अब इस टाइम ये जाना होता है, लेकिन सर एट ए टाइम अब ये रास्ते ये कभी भी ये कर देते हैं बंदिश। अब इसका हमें नहीं पता कि ये दिल्ली पुलिस की वजह से हो रहा है या फिर हरियाणा की वजह से। हर रोज एक ही दिक्कत रहती है यहाँ था बालम ड्यूटी पे, और ये मैं नहीं जा पाया, इसके कारण जाम लगा हुआ है। बहुत परेशान हो रहे हैं। इसमें किसी की गलती नहीं बता सकते, नहीं किसान की बता सकते। ये तो कोई किसने बंद कर रखा है बॉर्डर? ये कोई नेता आएगा यहाँ दिल्ली में, उसके कारण जाम लगाया हुआ है। परेशान है हम बहुत, जाना चाहते हैं, नहीं जा पाए ड्यूटी पे भी। दरअसल सुखबीर सिंह बादल के निर्देशों के आधार पर ही शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ता दिल्ली जा रहे थे। आज शिरोमणि अकाली दल काला दिवस मना रहा है कृषि कानूनों के विरोध में, लेकिन सीमाएं सील होने के कारण काफी सारे कार्यकर्ताओं के अरमानों पर पानी फिर गया। जहरीली शराब की तस्करी करने के मामले में फरार चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को फरीदाबाद पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया। आरोप है कि 2020 में जहरीली शराब की सप्लाई में अमित नाम के आरोपी का हाथ था। जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा ये अमित और अपला है। ये आरोपी करनाल के घरुंडा का रहने वाला है। पुलिस की माने तो ये आरोपी नकली शराब बनाने के लिए फरीदाबाद में अपने साथियों को स्प्रिट मुहैया करवाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने साथियों के साथ मिलकर पलवल के नजदीक खेतों में नकली शराब बनाता था और फिर उसे आसपास के क्षेत्रों में शराब के ठेकों पर मिली भगत कर सस्ते रेट में बेच दिया करता था। आरोप तो ये भी है कि उसे जहरीली शराब की वजह से 5 लोगों ने अपनी जान तक गंवाई। काफी लोग गंभीर हालत में अस्पताल भी पहुंचे थे। पुलिस इस मामले में 8 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि आरोपी अमित काफी समय से फरार चल रहा था। पकड़े गए आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ये पिछले साल का मामला है। 5 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी हमारे यहाँ से, और ऐसे ही उधर सोनीपत और करनाल के आसपास में वहाँ पे भी ऐसे मुकदमे दर्ज हैं जिनमें लोगों की मृत्यु हुई, उसमें भी इसके अरेस्ट हैं। इसमें ऑलरेडी काफ़ी लोग अरेस्ट हो चुके हैं और अभी एक और है मोस्ट वांटेड इसी में है, उसकी भी अरेस्ट पेंडिंग है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इस आरोपी अमित के खिलाफ फरीदाबाद के अलग अलग थानों में एक्साइज एक्ट, गैर इरादतन हत्या, षड्यंत्र रचने समेत 4 मामले दर्ज हैं। सेक्टर 17 की टीम ने अमित को देहरादून से गिरफ्तार कर 7 दिनों के रिमांड पर लिया है और पूछताछ में इस आरोपी से और भी खुलासे होने की उम्मीद है। पानीपत में बदमाश बेखौफ होते जा रहे हैं। पानीपत के संभालखा में बाइक सवार बदमाश 2 लोगों को गोली मारकर आसानी से फरार हो गए। पानीपत जिले में बदमाश लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। आए दिन वारदातों के ग्राफ का बढ़ना पानीपत पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका है। ये उन घायलों की तस्वीरें हैं जिन्हें कुछ लुटेरों ने अपना शिकार बनाया। इससे पहले कि हम आपको पूरे मामले की जानकारी दें, सबसे पहले इस सीसीटीवी को देखिए। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई तो इस फुटेज ने सबको हैरान कर दिया। तस्वीरें बताती हैं कि इन बदमाशों को पुलिस का तो कम से कम कोई खौफ था ही नहीं। लूट के इरादे से एक दुकान में घुसे इन लुटेरों ने सबसे पहले पीड़ित दुकानदार को डराया धमकाया, फिर कैश लूटने लगे। जब पीड़ित दुकानदार ने इन लुटेरों का सामना करने की कोशिश की तो इन बेखौफ अपराधियों ने सीधे दुकानदार को बिना सोचे समझे गोली मार दी। जिससे आगे गोली मारी, क्या मुझे बात थी 8:35 हो या 8:30 या 8:35। कितने लोग थे? 3 जने थे। बाइक पे थे, कमर पे बाइक हमने देखी, बाइक नहीं देखी।
गोली किसे लगी? गोली लगी विनोद कुमार को लगी। कौन विनोद कौन है? विनोद कौन है? विनोद दुकान का मालिक है। दरअसल ये मामला पानीपत के समालखा का है। ये बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। इन बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मारी है, रिंकू और विनोद कुमार। ये दोनों लोग इन लुटेरों का शिकार बने हैं। एक घायल किराना दुकान चलाता है, जबकि दूसरा पीड़ित पूर्व एमसी का भतीजा बताया गया है। भाई था करियाने की दुकान है, वो दुकान बढ़ा रहा था, तभी पीछे कुछ 4 लोग आए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पीछे एक दुकानदार था, पहले उन पर फायर किए, उन्होंने 2-3 फायर किए। उसके बाद भाई दुकान बढ़ा रहा था, तुरंत उसको ऊपर फायर किया। तो मैंने आगे देखा तो फिर उसको भाई को यहाँ गोली लगी है। 4 बंदे थे, डिस्को और बाइक पे थे, चारों ने अपना मुंह बांधा हुआ था। फिलहाल घायलों का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाश में छापेमारी कर रही है और पुलिस अधिकारी का बयान वही था जो अक्सर किसी जांच अधिकारी का होता है। पहुंचे हैं, जो घायल हैं वो हॉस्पिटल जा चुके हैं। उनकी स्टेटमेंट लेके जैसे आगे वो बताएंगे उस हिसाब से कार्रवाई। सर कौन लोग थे गोली मारने वाले और किसको लगी है? अभी कुछ पता नहीं चला कि कौन लोग थे, क्या उनके परिवार से और उसको किसी ने कुछ अभी बताया नहीं। जैसे अभी स्टेटमेंट होगी पता नहीं। पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन कर दिया है, लेकिन अब देखना होगा कि ये बदमाश सलाखों के पीछे कब पहुंचते हैं। ये तो फिलहाल पुलिस की जांच की रफ्तार पर निर्भर करता है। त्योहारी सीजन से पहले फूड सेफ्टी विभाग ने अपनी छापेमारी शुरू कर दी है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले दुकानदारों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिकंजा कसने के साथ साथ छापेमारी की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये फूड सेफ्टी विभाग के वो अधिकारी थे जो लालच में घिरे दुकानदारों को सबक सिखाने के लिए छापेमार कार्रवाई कर रहे थे। सोनीपत के गन्नौर में फूड सेफ्टी विभाग की ओर से छापेमारी की गई है। चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध मुहिम के तहत खाने पीने के लिए इस्तेमाल में आने वाली चीजों में मिलावट करने वाले लोगों की पोल खोलने के लिए सोनीपत के गन्नौर में 12 से ज्यादा डेयरी से पनीर और घी के सैंपल लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र की अगुवाई में ये टीम गन्नौर पहुंची। रेलवे रोड के अलावा नगर पालिका रोड पर डेयरी से सैंपल लिए गए। खामियां मिली हैं, उनको चेतावनी जारी की गई है और बोला गया जिनके लाइसेंस नहीं थे उनको लाइसेंस बनवाएं जल्दी से जल्दी। आदेश दिए हैं वो अपना साफ सफाई रखे आगे से, कहीं पर गलती होगी तो उनको चालान किया जाएगा आगे से सफाई बारे। और जिनका रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस नहीं है उनको 15 दिन के अंदर अंदर अपना एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए बोला गया। 30 सितंबर तक और आने वाले त्योहारी सीजन में भी जारी रहेगा दिवाली तक। तो सुना आपने, दीपावली तक छापेमारी यूं ही नॉन स्टॉप जारी रहेगी। विभाग की इस कार्रवाई के बाद कई डेयरी संचालकों में हड़कंप दिखाई दिया तो कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर वहां से चले गए। बहरहाल लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई काबिले तारीफ है। बेशर्त अगर ईमानदारी से अधिकारी अपना काम करेंगे तो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। 18 व 19 सितंबर को महिला कांस्टेबल की परीक्षा है और इस परीक्षा को लेकर हरियाणा रोडवेज की तरफ से स्पेशल बसेस चलाई गई हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए सिरसा जिले की युवतियों को यमुनानगर, करनाल, अंबाला, पंचकुला और कुरुक्षेत्र तक लंबा सफर तय करना होगा। रोडवेज डिपो प्रबंधन सिरसा ने सभी सेंटर्स तक स्पेशल बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए विभाग ने एडवांस बुकिंग भी शुरू कर दी है। सिरसा बस अड्डे पर टिकट बुक करवाने वालों की लंबी कतार देखने को मिलेगी। स्पेशल बसेस चलाई गई हैं। रोडवेज परिसर में, बस स्टैंड परिसर में अभी से ही इन बसेस के लिए टिकट्स की बुकिंग शुरू हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सिरसा बस अड्डे की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा देने के लिए जाना है उनको आज से ही अपनी टिकटें बुक करवाने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। सिरसा की अगर बात की जाए तो आपको तस्वीरें दिखाएं कि यमुनानगर, पंचकुला, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र इन जगहों पर जो है वो बसेस जाएंगी। स्पेशल बसेस शुरू की गई हैं। इसके अलावा मॉर्निंग और इवनिंग 2 सेशन में जो है वो बसेस जाएंगी। टिकट बुक करवाने आए अभ्यर्थियों के परिजनों का कहना था कि हरियाणा रोडवेज की ओर से जो सुविधा दी गई है वो सराहनीय कदम है। और मेन बेनिफिट होगा गर्ल्स को, क्योंकि गर्ल्स को पीछे बहुत दिक्कत आती थी, अब बहुत कम दिक्कतें आएगी।
आना जाना इजी रहेगा। सिरसा आना है, उसके बाद सीट नंबर मिल चुकी है। पहले भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती थी, उस रस में स्टूडेंट परेशान हो जाता था जब तक एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचता था। अब सीट नंबर मिल चुके हैं, वो इजीली अपना सफ़र करेगा। और वहीं सिरसा के जीएम रोडवेज के कौशल का कहना है कि युवतियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की जो महिलाओं की भर्ती है उसकी सुरक्षा को देखते हुए हमने स्पेशल बुकिंग की है 18 और 19 तारीख को। 18 की सेकंड शिफ्ट है और 19 की मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्टें हैं। उसके हिसाब से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जैसे यमुनानगर की हमारी 18 तारीख की 2 बसें बुक हो चुकी हैं और 19 तारीख के लिए 2 मॉर्निंग में 2 इवनिंग की शिफ्टें बुक हो चुकी हैं। और साथ ही ये भी कहा गया कि इस सुविधा का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अक्सर क्या होता था कि परीक्षार्थियों को बसेस में जगह नहीं मिलती थी और उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार रोडवेज ने स्पेशल बसेस शुरू की हैं ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो सके। फिलहाल बुकिंग शुरू हो गई है और जिनके पास जो टिकट होगी, जो सीट नंबर होगा, उस पर ही वो सफर करेगा।